हेलो बालको। आज हम बात करेंगे क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड एंड यूपी बोर्ड ऑल्सो। मैं आपको 4 चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक से लेकर मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड तक जितने भी इंपॉर्टेंट 1 वर्ड 2 वर्ड वाले क्वेश्चंस हैं वो कैसे आएंगे, क्या करना है उनके लिए मैं उनको बता दे रहा हूँ। बहुत रैपिड पढ़ाऊंगा आप लोग को, क्योंकि बेटा अभी मैं सिलेबस पूरा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे हिंदी मीडियम को भी पढ़ाना है, इंग्लिश मीडियम को भी पढ़ाना है। तो सबके चैप्टर को एक बार हिंदी मीडियम पूरे चैप्टर लो, लेक्चर लो, फिर इंग्लिश मीडियम लेक्चर, बहुत समय लग जाता है। स्टिल मैंने प्रयास किया है कि आपको 4 चैप्टर के 1 वर्ड 2 वर्ड अंदर जो क्वेश्चन आंसर आते हैं वो बता दूं। बाकी डेरिवेशन भी शाम तक की अपलोड करूंगा, मतलब कि प्रयास कर रहा हूँ वीडियो बनाने का, कि उसके जो डेरिवेशन बाकी रह गए इंपॉर्टेंट वो भी मैं आपको पढ़ा दूं 4 चैप्टर के। ठीक है, मैंने अभी 2-3 डेरिवेशन अपलोड भी कर दिए हैं, बाकी आपने देख लिया हो तो अच्छी बात है। जितना अपलोड कर रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, उसको बोर्ड पैटर्न के लिए बहुत अच्छे से रेडी कर लिए एग्जाम में कट 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 कट। बस एक बार मैंने सिंपल तरीके से भी समझाने का प्रयास किया, बायोलॉजी वाले बच्चों को भी फिजिक्स समझ में आएगी और मैथ वाले को तो आनी आनी है। चलो फिर भी, लेकिन मैथ वाले भी बहुत पैजामे होते हैं। ठीक है बालको, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो, सबसे पहले जो भी तुमको डेफिनेशन आनी चाहिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, बेटा इसके तुम्हें कुछ ना पता हो, डेफिनेशन ना पता तो इतना तो याद ही रख सकते हो, Q इंटू 2L। बेटा ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। आपको फर्स्ट समय, मतलब बहुत कम समय में मैं बहुत ज्यादा बातें बताऊंगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की ये बात हो गई। ठीक है, दूसरी बात बेटा, इसकी यूनिट क्या होगी, तो बेटा हो जाएगी कूलाम मीटर। क्या हो जाएगी, कूलाम मीटर। डायमेंशन क्या हो जाएगी बेटा, क्योंकि क्या होती है, एटी होती है, क्योंकि एटी होती है और इसकी एम की एल होती है, तो ATL, या फिर ऐसे याद करते हो लता, LTA। इसकी डायमेंशन क्या होगी, लता। इससे रिलेटेड बेटा आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड। ये क्वेश्चन बन गया, नोट करते रहो स्पीड में, कि अगर पूछा था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, आपको कुछ नहीं आता है तो ये मल्टीप्लाई प्रोडक्ट होता है किसका, स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। यहाँ पर डाइपोल भी बना देना, टीचर को दिखा देना कि सर ये प्लस पोल है, ये माइनस पोल है, यहाँ पर सेंटर पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को L कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या कहते हैं, L कहते हैं। इस टोटल डिस्टेंस को हम 2L कहते हैं। और ये चार्ज का, किसी एक चार्ज का क्या मैग्नीट्यूड, क्योंकि इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो किसी एक चार्ज को ले लिया मैंने और लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बेटा ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। आपको इतनी बात ध्यान रखनी है, डाइपोल मोमेंट है। इसी से रिलेटेड छोटा भाई इसका आता है बेटा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होते हैं, नोट करते रहे एक एक टॉपिक जल्दी जल्दी। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कौन से होता है बेटा, डाई इलेक्ट्रिक, जो अपने से करंट को पास ना होने दे, उन्हें क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल दैट डू नॉट अलाउ टू पास द करंट थ्रू इट। समझे नहीं समझे, इसे बेटा कहते हैं, जैसे कि आपके पास वुड और ग्लास, रबर और वुड, ग्लास, रबर, प्लास्टिक, जो भी आपको दिखता है वो सब क्या बेटा, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। ये अपने से करंट पास नहीं होने देते। पेपर में सीबीएसई में पूछा था, राइट एनी टू डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। जैसा बता रहा हूँ वैसे नोट करिए, बालक 6 साल के एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ आपको, ये बात ध्यान रखिए। तो बेटा ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं। ठीक है, अब अगला बात क्वेश्चन है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ सकता है, क्या आ सकता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बेटा ये वीडियो बहुत ज्यादा शेयर कर दीजिए, सबको इंपॉर्टेंट है, जितने बच्चों के पेपर है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है बेटा, हम के बराबर लिखते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ एप्सिलॉन, मतलब एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम का रेशियो जो होता है बेटा क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। ये डायमेंशन लेस होता है, यूनिट लेस होता है। ठीक है, ये बात याद रखें, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन आता है तो तुम्हारा मन करता है इसमें कुछ जरूर मैं लिख दूं, क्या लिख दूं, कुछ तो जरूर लिख दूं, जरूर। ये दिमाग आपका काम करता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेटा आपने समझा दिया। बेटा वाटर का कहीं कहीं 80 दिखने को मिलता है, कि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो 80 होता है, कहीं कहीं 81 मिलता है। ठीक है, ऑप्शन अगर आता है वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो बेटा आप 81 पे टिक कर सकते हैं, 80 पे भी, गूगल भी 80 देता है तो आप 80 रख रखें। ऐसा इसलिए कर लिया गया है क्योंकि ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी दे हमको। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्वेश्चन कभी कभी पेपर में आता है, राइट एनी टू पोलर कंपाउंड्स। क्या मतलब पोलर, भाई डाइपोल जब पढ़ोगे ना तो पोलर कंपाउंड, पोलर कंपाउंड कौन से बेटा लिख देंगे, HCl लिख देंगे, क्या लिख देंगे, HCl लिख देंगे, HF लिख देंगे, HBr लिख देंगे, ये सभी पोलर होते हैं। नॉन पोलर में क्या लिखो बेटा, CO2 लिख दोगे, CO2 लिख दोगे, उसके बाद तुम लिख दोगे C2H2, ये भी नॉन पोलर है। CCl4 को भी कहते हैं नॉन पोलर, CCl4, ये नॉन पोलर होते हैं, ये पोलर होते हैं, ये नॉन पोलर होते हैं। आपको क्लियर दिख रहा है, देख लेता हूं मैं। ठीक है, मतलब ध्यान देंगे, आपको दिख नहीं रहा, मतलब मार्कर मेरा इंक गड़बड़िया गया है, तो मतलब ये जो कंपाउंड है HCl आपको दिख नहीं रहा शायद, हाँ, तो बेटा यहाँ पे लिख दिए HCl। क्या HCl, ये भी बेटा क्या, ये तीनों क्या है बेटा, पोलर है। क्या बेटा, पोलर। ये सभी क्या है बेटा, नॉन पोलर। पेपर में आएगा जस्ट यही। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग, क्या पेपर पूछा सकता है और 2 वर्ड में। बेटा एक बात ध्यान रखें, आपको यूनिट एंड डायमेंशन भी आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, यूनिट एंड डायमेंशन। अब यूनिट एंड डायमेंशन का क्या मसला रहेगा, ई बराबर होता है F/Q। ये बता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी,
ये क्या बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैं बता रहा हूँ अभी आधे घंटे के अंदर आपको पूरा चैप्टर का रिवीजन भी हो जाएगा, आपको वन वर्ड टू वर्ड भी मजबूती से पकड़ में आ जाएगा, आप बहुत इजीली कर पाओगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिट क्या बेटा इसका, न्यूटन पर कूलाम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का न्यूटन पर कूलाम, क्योंकि एफ का न्यूटन इसका यूनिट हो गई बेटा। ठीक है, दूसरी बात बेटा इसकी डायमेंशन क्या होगी, इसकी होती है m(l(t)-2, इसकी होती है t ऊपर जाएगा, t ऊपर जाएगा, t-3, यहाँ पर बेटा हो जाएगा t-3 a-1। बाई मिस्टेक अगर स्पीड में कुछ कम हो जाए, ध्यान गलती हो जाए ध्यान देना, लेकिन करेक्टली लिखूंगा मैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये भी बेटा आपको ध्यान रखना है। ये डायमेंशन किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, यूनिट ये फॉर्मूला, मैक्सिमम फोर्स थ्रू विच एनी चार्ज अट्रैक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, नोट कर लिया, 1 2 3। अच्छा, और क्या पूछा जा सकता है बेटा आपसे, आपसे पूछा जा सकता है बेटा क्या, हाँ वो, हाँ मैंने कल बता दिया था कि मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब किसी डाइपोल को रखा जाता था उस पर केवल टॉर्क वर्क करता है। कौन वर्क करता है, केवल टॉर्क वर्क करता है, कोई फोर्स वर्क नहीं करता, टॉर्क वर्क करेगा। ये बात दिमाग में तुम्हें पता ही होगी। ठीक है, चलो ये बात हम लोगों को पता है। उसकी बात बेटा जी है पोटेंशियल पर, पोटेंशियल वी बराबर क्या होता है बेटा, W/Q पोटेंशियल। ठीक है, अब क्या होता है, तो मैं पोटेंशियल होता क्या है कि इन्फानाइट से किसी चार्ज को, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, इन्फानाइट से किसी चार्ज को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाते हैं, तो उसमें हमें वर्क करना पड़ता है, और दैट वर्क इज नोन एज पोटेंशियल। ओके, तो वर्क क्या होता है बेटा, जूल। क्या होता है बेटा, जूल, जूली कहते हैं इसको लोग, इसको कूलाम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कूलम, कूलम। तो बेटा जूल पर कूलम इसका यूनिट होता है। अगर देखा जाए तो जूल पर कूलम जो होता है, जूल पर कूलम किसके बराबर होता है बेटा, वोल्ट के। क्योंकि आपको ये भी पता है कि जो ये वोल्ट है, ये विभव का, आई मीन पोटेंशियल क्या होता है, यूनिट होता है। तो वोल्ट किसके बराबर बेटा, जूल पर कूलम के। एक बात और दिमाग में रखें, एक बात दिमाग में रखनी है कि इसका जो है बेटा 2 मिनट के बेटा। ठीक है बालक, बेटा दिख नहीं रहा था वो, माय मिस्टेक, मैंने तो उस कैमरे को डाउन नीचे कर रखा था बेटा, शायद सब दिख रहा तुमको, सब कुछ क्लियर। तो बालक ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई आपको, जूल पर कूलम, वोल्ट, ये सारी बातें मैंने समझा दी। पेपर में आता क्या है, ये यूनिट पूछी जा सकती है, ये यूनिट पूछी जाती है, तो बच्चों को आती है। अब क्या होता है कि कभी कभी पेपर में क्या कर देता है, टीचर कहता है कि ये बताइए जो आपका जूल पर कूलम है वो किसके इक्वल है। कुछ फॉर्मूले दिए जाएंगे आपको, लिखा जाएगा न्यूटन मीटर कूलम के बराबर है, न्यूटन मीटर कूलम के बराबर है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर, इसके बराबर है। सी, न्यूटन मीटर बटे कूलम स्क्वायर, इसके बराबर है। तो बेटा इनमें से कोई एक ऑप्शन सही हो सकता है। आपको पता है जूल तब होता है जब वर्क बराबर F/D होता है, न्यूटन और इसका मीटर, जूल का होगा, कूलम का कूलम, यानी यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये बेटा ये भी याद रखिए कि इसका यूनिट ये भी हो सकता है। रिमेंबर दिस ऑल। ओके, डायमेंशन मैंने बता दी आपको, पोटेंशियल नहीं बताई भी। अच्छा, आप समझेंगे बेटा डायमेंशन को। डायमेंशन क्या होगी बेटा, वर्क की क्या होती है बेटा, mL(T)-2 mL(2T-2), कूलम की क्या होती है बेटा, AT, क्यू बराबर क्या होता है बेटा, IT। बेटा 2 मिनट। ओके बालक, कभी समस्या थोड़ी सी है। तो बालक ये क्या हो गया, इसका डायमेंशन फिट आउट करोगे, ऊपर जाएगा A, T भी ऊपर जाएगा, तो हो जाएगा क्या, mL(2T-3 A-1). तो बालक ये तुम्हारा क्या हो गया, पोटेंशियल की डायमेंशन हो गई। ये बेटा आपको याद रखना है, याद रखना बहुत जरूरी बेटा। तो बेटा कभी कोई क्वेश्चन आता है कि पोटेंशियल का इक्वेटोरियल, भाई आपने पढ़ा होगा इक्वेटोरियल एंड एक्सियल पोजीशन, मेरा पहला लेक्चर देखिए जाके, उसमें बताया मैंने, माइनस प्लस, मान लियो ये माइनस है, ये तुम्हारा प्लस है, और यहां पर मेरा पॉइंट स्टिल है, कोई पॉइंट रखा है यहाँ पर, ये डिस्टेंस आर है। ठीक है, इन सिचुएशन में इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते क्या, इक्वेटोरियल पोजीशन में v की वैल्यू कितना होता है, आंसर होगा 0। ये बात याद रखें, इक्वेटोरियल पोजीशन में पोटेंशियल की वैल्यू क्या आती है बेटा, 0 आती है। ये बात भी ध्यान रखें कि आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, आपको याद नहीं रहेगा, मुझे ये बात भी पता है बेटा। दो ठीक है। अब बेटा एक बात आती है, व्हाट इज कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर क्या बेटा, कैपेसिटर इज अ यूनिट और डिवाइस विच यूज टू स्टोर चार्ज को स्टोर करने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाएगा बेटा वो होता है कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर कहाँ यूज होता है, यूज ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, टेलीविजन, रेडियो, मोबाइल और जितने भी और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं उनमें कैपेसिटर का यूज किया जाता है। पेपर में पूछा जाएगा 2 नंबर में या 1 नंबर में कि व्हाट इज कैपेसिटर, यूजेस ऑफ कैपेसिटर। ओके समझिए। और बेटा अर्थ एक ऐसा कैपेसिटर है
जिसमें इन्फानाइट चार्ज स्टोर किया जा सकता है, ये बात ध्यान रखें। ठीक है, अगर पूछे अर्थ का कैपेसिटेंस कितना होता है तो बेटा सी बराबर होता है कितना होता है 711 माइक्रोफैराड, इतना होता है शायद, देख लेना एक बार, इतना ही होता है। ये कैसे निकाला मैंने, एक बार फॉर्मूला होता है C4πε0R। ये कब आया बेटा, किसी स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस निकालोगे, इस कंडक्टर मतलब क्या बताया, कैपेसिटेंस ऑफ एनी स्फेरिकल कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ एनी स्फेरिकल कंडक्टर। बेटा क्या आएगा बेटा, ये मान लो गुलवा चार्ज है पूरी तरीके से, चार्ज इसके सेंटर पे क्या रहेगा बालक, शून्य शून्य, तो बालक ये होता है। इसको सॉल्व करने के लिए अगर इसकी वैल्यू रखोगे तो 9 इंटू 10 कितना 9 इंटू बेटा आर, रेडियस ऑफ आर कितनी होती है 6.6 इंटू 10 किलोमीटर। तो बेटा इतनी बात रखोगे जैसे ही तो यार की वैल्यू ऑटोमेटिक सॉल्व करके आ जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, इससे निकालेंगे, याद रखना कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस इससे निकलता है। एक क्वेश्चन जरूर आगे, क्वेश्चन में आपको केवल रेडियस दी होगी और आपसे कैपेसिटर निकालने के लिए बात की जाएगी, केवल किसी बात की जाएगी कि फाइंड आउट द कैपेसिटेंस ऑफ दिस स्फेरिकल बॉडी। तो बेटा ये याद रखिए, ये फॉर्मूला आर की वैल्यू केवल दी हुई तब तुम्हें समझ नहीं आता फॉर्मूला लगाना कौन सा है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिए बेटा आप। ठीक है, मिटा देता हूं, इतनी बात समझ में आ गई तुम लोग को। उसके बाद बेटा एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, ये पेपर में तुम्हारे ना है तो पेपर खराब, कल चेक करना यूट्यूब पे आके। एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो बेटा हम एक फॉर्मूला बताते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, देखो बेटा 1/2 CV², एक फॉर्मूला ये होता है। अब बाकी सब इसी से बनते हैं, क्योंकि बेटा सी बराबर होता है Q/V, क्या होता है C बराबर Q/V। अगर यहाँ पर मैं मान लू V हमें ना दिया हो तो हम यहाँ से क्या करेंगे, V बराबर क्या निकालेंगे Q/C, ऐसा कर सकते हैं ना भाई, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेज दो। अब यहाँ पर V की वैल्यू में निकाले, V की वैल्यू कहाँ रख दो यहाँ पर, तो U बराबर 1/2 C इंटू Q/C, इसका स्क्वायर तो फिर क्या लग जाएगा स्क्वायर, अगर टोटली फाइंड आउट करोगे तो 1/2 C इंटू Q²/what C², C का C कट जाएगा, बटेगा क्या U बराबर 1/2 Q²/C। तो बेटा ये दूसरा फॉर्मूला, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला, दिस इज द सेकंड फॉर्मूला, आपको दिख रहा है यहाँ से, हाँ दिख रहा है क्लियर। तो बालक ये आपको दिख रहा है U बराबर इतना। थर्ड फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अगर मान लो तुम्हें V नहीं दिया है, अगर कहीं C ना दिया होता तो C बराबर क्या लगता है Q/V, यहाँ पे आ जाओ, U बराबर 1/2 C की वैल्यू कितनी रखते बेटा Q/V, यहाँ क्या रहता है बेटा V², एक V से V कैंसिल हो जाता है, U बराबर क्या जाता है 1/2 QV। तो बालक ये तुम्हारा हो गया क्या, इसका U का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। बेटा इस पर या इस पर या इस पर, इन तीन में से न्यूमेरिकल ना पेपर खराब, ये 100% आएगा, कोई रोक नहीं सकता इसको, नोट कर लिया बेटा इसको। ये 1 वर्ड 2 वर्ड में ही आएंगे सारी बातें, ध्यान रखें, क्योंकि डेरिवेशन मैंने बता दिया आपको, जितना डेरिवेशन पढ़ाऊंगा उतना डेरिवेशन पढ़ लेना, जो मैं ये बता रहा हूँ इसे याद कर लेना बस। मिटा दूं इसको, ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर है, ओके मिटाता हूं 1 2 3। वीडियो शेयर कर देना कुशाल सभी को। अब बालक हम बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है, पढ़ेंगे, क्या पढ़ने जा रहा था मैं, हाँ कैपेसिटेंस क्या होता है बेटा, कैपेसिटेंस। देखो अभी मैंने बताया आपको कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटेंस क्या होता है, देखो कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करने की डिवाइस है, कैपेसिटेंस द एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज ऑफ, समझे नहीं समझे, मतलब कैपेसिटेंस क्या है, एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, कितना चार्ज आप स्टोर कर सकते हो किसी डिवाइस में, वो उसका क्या होता है कैपेसिटेंस होता है। फॉर्मूला क्या होता है, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, अच्छा ये बता देता हूं तुमको, मान लीजिए C बराबर Q/, क्या होता है बेटा V, डायरेक्ट ऐसे फॉर्मूला याद रखिए बेटा। अब एक बात ध्यान रखिए, टीचर कहेगा तुमसे याद रखना कैपेसिटेंस, मैं तुमको डिराइव करके बताऊं तो नाटक हो जाएगा, उसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ऐसा समझो C, ये C बराबर Q/V होता है। आपको लग रहा होगा C बढ़ेगा तो Q भी बढ़ेगा, लेकिन इस केस में बेटा चार्ज का इंपैक्ट C पर बिल्कुल नहीं पड़ता है। पेपर में कहेगा टीचर इफ ही इंक्रीजेस द चार्ज डबल, मतलब चार्ज को डबल कर दिया गया है, किसी भी कंडक्टर के चार्ज को डबल कर दिया गया, देन कैपेसिटेंस क्या होगा, तो आपका आंसर होगा 4 टाइम्स 3 टाइम्स 6 टाइम्स 8 टाइम्स 6, कुछ भी होगा, कुछ नहीं टिक करना, रिमेन अनअफेक्टेड, चार्ज के बदलने पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा C पर, ठीक है। C डिपेंड किस पे करती है, फैक्टर अफेक्टिंग C कैपेसिटेंस, बेटा C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अगर कैपेसिटेंस बढ़ाओगे तो C भी बढ़ेगा, समझे नहीं समझे, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, एरिया बढ़ाने पर भी कैपेसिटर क्या होता है बढ़ता है, ये भी ध्यान रखें। C इज प्रोपोर्शनल टू बेटा व्हाट D, अगर डिस्टेंस बढ़ाओगे
तो बेटा कैपेसिटर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये सी के फैक्टर याद रखना, बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं तुम्हारे, ये पेपर में ये आने वाले बहुत ज्यादा काम आने वाली चीजें हैं तुम्हारे, कि इम्पैक्ट ऑफ सी कैसे इन्फ्लुएंस होता है, कैसे फैक्टर उसको इफेक्ट करते हैं, डिस्टेंस का, एरिया का या इसका। रेडियस होता है बेटा, मान लो इसको सी डायरेक्टली आर, तब बेटा कहता सी तब बढ़ता है जब रेडियस बढ़ता है, इसलिए कहते हैं अर्थ का रेडियस, सॉरी मैं पेपर में क्वेश्चन आया कि अर्थ का कैपेसिटेंस ज्यादा होगा या फिर बृहस्पति यानी जुपिटर का, तो आंसर होगा जुपिटर का, क्योंकि जुपिटर का रेडियस ज्यादा है, जिसका जितना ज्यादा रेडियस होता है उसका उतना ज्यादा कैपेसिटेंस होता है। गॉट इट, इतनी बात को समझा दे रहा हूं, अगर स्पीड में लग रहा तो बता देना, लेकिन मैं क्या कह सकता हूं क्योंकि कम समय में ज्यादा पढ़ाना मुझे। नोट कर लिया इस बात को, सी किस पे इन्फ्लुएंस, कितने फैक्टर्स को इफेक्ट कर रहे हैं, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अच्छा चलिए, कैपेसिटर रिलेटेड में सारी बात समझ ली। अब पेपर में क्या आता है, एक बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बेटा इस पे यार डेरिवेशन कराऊंगा लेकिन न्यूमेरिकल भी आता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये क्या होता है बेटा, इसमें बेटा आपको याद रखना है कि आपको निकालना है कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी, इस फॉर्मूले के साथ पेपर में क्वेश्चन आएगा और आपको बोला जाएगा कि प्लेट का जो एरिया है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। नोट करो, यही लिखा होगा तुम्हारे, एरिया का 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उन दो प्लेटों को, एक प्लस चार्ज है एक माइनस चार्ज है, उन दो प्लेटों को 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बढ़ा के घटा के रख दिया गया है, ठीक है। और इसकी वैल्यू तो मैंने पता होनी चाहिए, ये कितनी होती है 8.85 इंटू 10 पर वट माइनस वट माइनस 12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू थी ये। तो बेटा इस फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल आएगा, पैरेलल प्लेट से बेस्ड एक न्यूमेरिकल आएगा, यानी इस पे दो डेरिवेशन भी है, एक दो प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा जाएगा, एक नॉर्मल दो प्लेट होंगी जिनके अंदर कोई भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं होगा, दो डेरिवेशन से एक डेरिवेशन 100% आएगा, कोई रोकेगा नहीं इसको। ये बात नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए बेटा इस पे आधारित न्यूमेरिकल लगाइएगा, एरिया इतना, डिस्टेंस था, ये सब कुछ निकाल दोगे, सी कितना आएगा, ये बात भी आप याद रखिएगा। अच्छा एक ये भी फॉर्मूला याद रखिए, क्या था देखो दिमाग से निकल मेरे, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। हाँ एक फॉर्मूला ये आता है कि कभी कभी डेंसिटी ऑफ चार्ज दे देते हैं कि प्लेट पर चार्ज डेंसिटी कितनी है, इतनी, उसके बाद एप्सिलॉन की वैल्यू रख दोगे, आंसर ई आ जाएगा। अगर ऐसा ना दिया तो बेटा आप याद रखना कि क्यू बटे ए, ये वाले न्यूमेरिकल आएगा। इन पे तीन पे अगर कोई न्यूमेरिकल ना पूछा गया तो खराब है पेपर, 100% आएगा इससे न्यूमेरिकल, कोई रोकेगा नहीं। ये तीन फॉर्मूले, ये चार्ज होता है इसकी यूनिट कूलम होती है, एरिया होता है इसकी यूनिट, इससे स्क्वायर से पता लगाया करो कि ये ए दिया हुआ है, और इससे पता लगा कि एक है तो मीटर में है, सेंटीमीटर में, तो ये डिस्टेंस ही होगी। थोड़ा बुद्धि भी प्रयोग करेंगे आप, समझ गए मेरी बात। पहले प्लेट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा पेपर में। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, क्या ही आगे वाले चैप्टर से आएगा, जितने भी वन बता रहा हूं बेटा। हाँ इक्विपोटेंशियल सरफेस, पेपर में क्या आएगा तुम्हारा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है बेटा, कोई ऐसा सरफेस जिसके प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहती, कांस्टेंट रहती है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई ऐसा पॉइंट जहां पर पोटेंशियल वैल्यूज क्या रहे, सेम या कांस्टेंट रहे, तो बेटा उसे क्या कहते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, इतनी बात याद रखें, 2 पॉइंट लिख दोगे काम हो जाएगा, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस 1 नंबर क्वेश्चन है, आएगा पेपर में, जो बता रहा हूँ स्पीड में नोट कर लो पॉज कर करके। ये भी समझ में आ गया तुम लोग को, पहले मेटा हो गया, कैपेसिटर वाला बता दिया मैंने तुमको। अब आ जाओ बेटा रेजिस्टेंस पर, रेजिस्टेंस वाले पर। देखिए बालक, सबसे पहले रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, करंट के फ्लो में जो रुकावटें आती हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस इन फ्लो ऑफ करंट, क्या होता है, जैसे करंट किसी वायर में फ्लो हो रही है तो उसको रोकने के लिए जो चीज जनरेट होती है उसमें, उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। ओके, रेजिस्टेंस बेटा लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन दोनों को मिला दिया जाता है तो लिखते हैं L बाय ए, और फॉर्मूला में तो बेटा आता है रजिस्टिविटी L बटे ए, ये कांस्टेंट होता है, ये मटेरियल की कांस्टेंट प्रॉपर्टी है, कैसी है, कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट होता है, इसे बोलते हैं स्पेसिफिक रजिस्टिविटी बोल सकते हैं इसको, समझे, इतनी बात समझो। अब पेपर में क्वेश्चन आएगा, तुम्हारे घर में एक पतला तार है और तुम्हारे घर में एक मोटा तार है, इतना मोटा तार, दोनों में आपको करंट पास करनी है, क्या पास करनी है, करंट, बताइए किसमें इजीली पास हो जाएगी, आप आंसर करिएगा। अगर आंसर ईमानदारी से आता हो तो आप पहले बता दीजिएगा, अगर नहीं आता तो मैं तो बता रहा हूं, सुनो मेरी बात बेटा, इसमें इजीली पास नहीं होगा, इसमें इजीली पास हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा एरिया होगा बेटा उसका रेजिस्टेंस उतना कम होगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, लेकिन ये बढ़ेगा तो ये क्या घट जाएगा। जैसे ऑब्स्ट्रक्शन, मार्ग में रुकावटें कम होंगी तो धारा बहुत तेजी से फ्लो करेगा, समझे। तो याद रखना, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है आपसे
कि अगर किसी का एरिया बड़ा है किसी का एरिया छोटा है, तो बेटा जो एरिया बड़ा, अरे यार तुमको चौड़ी सड़क मिल जाए और तुम्हें पतली सड़क मिल जाए, तो बेटा किसमें तेज भागोगे? चौड़ी सड़क में धड़ धड़ भाग जाओगे। तो यही बात याद रखो कि इसमें रेजिस्टेंस कम होता है, इसलिए इसमें करंट इजीली पास हो जाएगा। रिमेंबर दिस पॉइंट। अब बात होती है रजिस्टिविटी। पेपर में कभी आएगा तुम्हारे क्वेश्चन में कि हीटर में जो वायर लगा होता है नाइक्रोम का लगा होता है ना, तो वो करंट पास करते रेड हॉट क्यों हो जाता है? तो इसका आंसर तुम्हें क्या लिखना है? बिकॉज ऑफ हाई रजिस्टिविटी। नाइक्रोम की रजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, जिसके वजह से क्या होता है कि हीटर का वायर रेड हो जाता है। दिस क्वेश्चन कैन बी आल्सो कैन आस्क। ओके, तो ये बात आपको याद हो गई, लिख लिया। रेजिस्टेंस के विषय में जानकारी आपको हो गई। ये रजिस्टिविटी है। पेपर में बेटा आपसे पूछा जा सकता है रजिस्टिविटी की यूनिट बताइए बेटा, तो आप बताइएगा, वैसे निकालिएगा। ये क्या हो जाएगा? RA/L रजिस्टिविटी। अब आप निकालते रहिएगा बैठ के आराम से। निकालेंगे नहीं निकालेंगे? देख लीजिए, रो को रखा है, रो के मल्टीप्लाई में, RA के मल्टीप्लाई में, ठीक है, RO/L। आप आराम से क्या कर लेंगे, इसको निकाल पाएंगे। चलिए, अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका यूनिट क्या है। वैसे क्या होता है? ओम मीटर रहेगा। क्या रहेगा बेटा? नहीं तुम लोग कहोगे सर बताया नहीं। ओम मीटर। देखो, लेंथ का मीटर होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, एक मीटर में कट जाएगा मीटर। ओम होता है आर का होता है ओम। रोट क्या ओम मीटर आ गई, ठीक है। ये बात होगी, मिटा दे। ये सारी बातें रैपिड रिवीजन है आपका, बहुत जल्दी। अभी लाइव क्लास भी लूंगा मैं, बस अब नेटवर्क की व्यवस्था हो जाए मेरे पास। ये बातें समझ आ गई बेटा। एक बात ध्यान रखें, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है। क्या बढ़ता है? रेजिस्टेंस बढ़ता है। लेकिन रजिस्टिविटी इतनी आसानी से नहीं बढ़ती है। रजिस्टिविटी मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। रजिस्टिविटी में चेंज नहीं आता है, चेंज आता है रेजिस्टेंस में, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के बदलने से रजिस्टिविटी बदलती है, लेकिन मटेरियल की ये स्टैटिक प्रॉपर्टी है, रुकी हुई प्रॉपर्टी है, ज्यादा नहीं बढ़ेगी, ठीक है। याद रखें इस बात को, ठीक है। बाकी कॉन्स्टेंटन, मैग्नीन, नाइक्रोम, इनकी हाई रजिस्टिविटी होती है। ग्लास की भी रजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, मैं करंट पास नहीं कर सकते आप। चलिए, इतनी बात समझा दी मैंने आपको रजिस्टेंस रिलेटेड बेटा। और बेटा और क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा तुमसे? इससे फैक्टर हो जाएगा। एक होता है ओमिक कंडक्टर, एक होता है नॉन ओमिक कंडक्टर, है ना। ओमिक कंडक्टर, नॉन ओमिक कंडक्टर। बेटा जिसमें V और I का ग्राफ ऐसा मिले, V और I का ग्राफ ऐसा मिले, तो बेटा ओमिक कंडक्टर है। जिनमें कुछ ऐसे करके मिलता है बेटा, वो नॉन ओमिक कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं? नॉन ओमिक कंडक्टर। ये क्या होता है बेटा? ओमिक कंडक्टर। अगर कुछ नहीं आता इतना लिख दोगे आप। ओमिक कंडक्टर के लिए डेरिवेशन ऐसा आना चाहिए, नॉन ओमिक के लिए ऐसा आता है। जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सब नॉन ओमिक है। बाकी कॉपर ओमिक है, और एल्यूमिनियम, मतलब जो भी आपको कंडक्टर लगता है बेस्ट कंडक्टर, वो सब ओमिक होता है। हम लोग घर में वही यूज करते हैं। इतनी बात समझ में आनी चाहिए आपको। ओमिक है नॉन ओमिक कंडक्टर पूछा जा सकता है, ग्राफ भी मैंने बता दिया, आपको याद रहना चाहिए। ये ओमिक है नॉन ओमिक के विषय में हो गया। उसके बेटा आज ये आप लोग वहीं पर आगे करंट पढ़ेंगे। बेटा आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डेफिनेशन आनी चाहिए, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा मान लो कोई सर्किट में दिया है, ये मैं दिख रहा है तो मैं किस सब कुछ अभी देख लूंगा। I बराबर E/R+R। ये फॉर्मूला I के लिए कब लगाएंगे बेटा? सर्किट तुम्हारे पास ऐसा कुछ दिया हो, ऐसा कुछ सर्किट दिया हो, मान लो तुम्हारे पास कि हाँ ऐसा कुछ दिया। चलो यहाँ पे दे दिया 0.5, यहाँ लिख लिया 5 वोल्ट, यहाँ लिख लिया 5, यहाँ लिखो 10, यहाँ लिखो 10 ओम, यहाँ पे लिखो 20 ओम, मतलब ऐसा कुछ रख दिया। अपने मन से सर्किट बना दिया मैंने। ये जो बेटा होता है, ये वाला, ये जो आर, इसे बेटा इंटरनल आर बोलते हैं। ये सेल का अपना रेजिस्टेंस है। अब ये मत पूछना भी इंटरनल रेजिस्टेंस होता क्या है, इतनी बात समझिए। सेल क्या होता है कि जब सोल्यूशन में रखा जाता है तो सोल्यूशन और सेल के इलेक्ट्रोड के बीच में जो चेंज आता है रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस में वो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। वो सेल का खुद का रेजिस्टेंस है। कितना है? ओम। ये बेटा सीरीज में है, टोटल आर कितना आ जाएगा बेटा इसका? 30 ओम। कितना आ जाएगा? 30 ओम, क्योंकि सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है? R1 + R2। तो बेटा ये रहेगा आपका 10 + 20 बराबर कितना बेटा? 30 ओम। तो बेटा ये आ गया नेट आर। ये नेट आर आ गया बेटा आपके पास, ठीक है। ये नेट आर आ जाएगा आपके पास, ये आपको याद रखना है। अब बेटा आपके पास दोनों चीज आ गई, आर आर। बेटा V कितना? इतना। तो V का मतलब यह इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। I बराबर कितना निकालेंगे बेटा? ये कितना बेटा? 5। उसके बाद R कितना बेटा आपका? 30। वो कितना बेटा आपका? इंटरनल 0.5। नाउ यू कैन ऐड दिस 5/30.5। ओके, सॉलिड। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपके पास I आ जाएगी। सम टाइम टीचर सर्किट को चेंज करेगा। एक मिनट देखना, क्लियर दिख रहा है आपको? हाँ दिख तो रहा है बालक आपको। तो बालक इतनी बार नोट कर ली बेटा, मैंने नोट कर लिया था। अच्छा, अब देखो सॉल्व कर लेंगे इसको। I निकाला है। पेपर में टीचर क्वेश्चन बदल सकता है, पेपर में टीचर क्वेश्चन बदल सकता है। और बेटा एक बात याद रखें कि आपको किरचॉफ के फर्स्ट एंड सेकंड लॉ जरूर पढ़ लेना है।
किरचॉफ का फर्स्ट एंड सेकंड लॉ पढ़ना है, उसके बाद बायो सेवर्ट लॉ पढ़ना है। हमको लगता है दूसरा लेक्चर भी रेडी करना पड़ेगा, क्योंकि पहला लेक्चर अभी मैं आपसे अपलोड कर दूंगा, उसके बाद सेकंड लेक्चर की आपके कमेंट के हिसाब से मैं अपलोड करूंगा, ठीक है, जितना आप लोग देखेंगे उस हिसाब से। बेटा ये मैं सारे इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ आपको, तो ये समझ में आ गया, आप समझो आगे का क्या पेपर दे सकते हैं टीचर। पेपर में कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया, यहाँ कैपेसिटर लगा दिया 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, यहाँ पर 0.2 का ओम हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो गया तुम्हारा 4 वोल्ट, ठीक है। इससे बेटा एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया इन्होंने, ऐसा कुछ। ये क्वेश्चन देने के चांसेस हैं, हमको लगता है ऐसा आना चाहिए। 4 ओम 4 ओम कहेगा कि टोटल आई बताओ, ठीक है, फिर टोटल चार्ज बताओ। आई बताना है, चार्ज बताना है, कैसे करेंगे सॉल्व इसको। आई की जब बात करें तो इनको भूल जाया करो, ये कुछ है नहीं, इसमें भूल जाओ। इसमें क्या निकाला, आई बराबर ई बचा आर प्लस आर। बेटा अगर देखा जाए ई की वैल्यू कितनी है बेटा 4, ठीक है। ये कैपिटल आर बेटा कितना है 4 और 4 के दोनों को जोड़ दो, टोटल कितना हो जाए 8। अब ये मत पूछ रहा है कैसे, रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ लोगे 8 ही आएगा। इंटरनल आर कितना है 0. प्लस 0.2 कितना आएगा 4/8.2। ये तुम्हारे पास कितना आ गया बेटा, आई आ गया। क्या आ गया बेटा, आई। इसको डिवाइड कर ले, वो आपका कर्तव्य है। आई की वैल्यू तुम्हारे पास 4/8 है। मैं करने का तरीका बता रहा हूँ आपको। तो बेटा आई निकाला, क्यू निकालेंगे बेटा क्या होना चाहिए, क्यू बराबर सी वी होना चाहिए। क्या बेटा, क्यू बराबर सी वी होना चाहिए। हमें वी पता कितना बेटा, चलो है ना, मान लीजिए सी निकालना है। चलो इनको सी जोड़ो, किसमें जोड़ो बेटा, सीरीज में। तो बेटा कैपेसिटर का सीरीज क्या होता है बेटा, कैपिटल का सीरीज होता है, मान लीजिए इसका सीरीज आर का सीरीज क्या था बेटा, R1 प्लस R2 प्लस R3। इनका सीरीज बेटा क्या हो जाएगा 1/c बटे 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। लेकिन यहाँ पे कितने दो ही हैं, दोनों को सीरीज में रखो बेटा। 1/2 प्लस 1/2 बराबर 2/2 बराबर 1 माइक्रोफैरड। सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 1 माइक्रोफैरड। यहाँ पर रेसिप्रोकल भी करोगे, रेसिप्रोकल करने के बाद मैं बता रहा हूँ 1 माइक्रोफैरड आंसर आएगा इसका। इतनी बुद्धि आपके पास होनी चाहिए। 1 माइक्रोफैरड आ गया, यहाँ पर रखो, वोल्ट की वैल्यू रखो, आपको समझ में आ जाएगा वोल्ट की वैल्यू रखने पर आपके पास कितना वैल्यू आएगा, ठीक है। उसके बाद बेटा एक बात ध्यान रखिए, अगर टीचर पूछता है, मालूम मैंने यहाँ 2 बैटरी लगाई होती, यहाँ पर एक बैटरी और जुड़ी होती, पहले इतना अच्छा नोट कर लेंगे, उसके बाद ही सॉल्व करेंगे। बाकी जितनी बातें कवर करनी है बेटा मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। आज इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, बाकी आगे कंडीशन में आगे नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, ठीक है। तो ठीक है, वीडियो कैसा लगा बताइएगा कमेंट बॉक्स में, अभी भी बताइएगा नेक्स्ट वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, उस हिसाब से मैं अपलोड करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय। नोट कर लेना बेटा, शेयर भी बहुत ज्यादा कर देना, जितने बच्चे एग्जाम में उनमें से दोस्तों में से शेयर कर ही सकते हो तुम, ठीक है। तुम लोग के लिए रेडी किया मैंने वीडियो, तुम लोगों के लिए, यस तुम लोग के लिए, ठीक है। मैं तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।